अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज बात करेंगे अपने स्ट्रेटजिक फाइनेंस के न्यू टॉपिक पे। और आज हमारा टॉपिक नंबर 4 जो है वो है हमारे पास लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, फ्री कैश फ्लो एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो हम आज इस अपने टॉपिक पे जो है बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इसके ऊपर जो है वो फर्दर डिस्कशन करें, आप सबकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो भी हमारे अपडेटेड वीडियोज़ हों वो आप तक पहुँच सकें। Okay, ji. So we are going to start our new topic of strategic finance. That is topic number 4. It's liquidity and risk management, free cash flows, and long-term finance. So this is our chapter number 5, and we are going to discuss it. So let's first of all talk about the introduction. कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमारा मेजर कंसर्न क्या है, हमारा मेजर फोकस क्या है। जैसे हम हर टॉपिक से पहले उसमें ये डिस्कशन करते हैं कि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं जी लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट है, फ्री कैश फ्लोज है एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस की हमने बात करनी है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर जो है वो बात करनी पड़ेगी। So, as ongoing entities, firms are concerned that they may in the future be deprived of the funds that would enable them to take advantage of exciting growth prospects, strengthen existing investments, or simply stay alive. तो जैसे कि हमारे को बिजनेसेस वगैरह जो चल रहे होते हैं, हर बिजनेस के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशंस को या मैनेजमेंट को या जो उनकी टॉप मैनेजमेंट है उनको एक थोड़ा सा ये फियर फैक्टर होता है या थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब वो बिजनेस चल रहे होंगे, जब वो फर्म चल रही होंगी, तो उन्होंने वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला रहे होंगे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की हुई होंगी उन्होंने। तो फ्यूचर में किसी भी स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि उनको किसी वजह से फंड्स की शॉर्टेज हो जाए और उनको फंड्स ना मिल सके। और अगर ऐसा हुआ कि उनके फंड्स की शॉर्टेज होगी, उनको फंड्स किसी वजह से अरेंज ना हो सके, तो क्या होगा? तो उसकी वजह से वो जो उनके पास एक्साइटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आनी थी फ्यूचर में, जो तो फर्दर उनके पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, वो उसका एडवांटेज नहीं ले सकेंगे। वो अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है इसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके बाद आपको आगे जाके पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें फर्दर जो है वो री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप अपने उन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी स्ट्रेंथन नहीं कर सकेंगे। या समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको इवन अलाइव रहने के लिए, आपको कंटिन्यू करने के लिए भी फंड्स चाहिए होते हैं। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपके फंड की इतनी एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है कि अगर आप फंड्स को पूरे नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो मुश्किल हो जाएगी। So, such liquidity shortages reflect an inadequacy between available resources and refinancing needs. अब इस तरह की सिचुएशन क्यों आएगी? क्यों ऑर्गेनाइजेशन ये फील कर रही होती हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है? ये जो लिक्विडिटी शॉर्टेजेस होती हैं, इसका जो इसका जो कंसर्न है या जिस वजह से ये अकर हो सकती है ये शॉर्टेजेस जो है वो ये है कि आपकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो रीफाइनेंसिंग नीड्स है उसके अंदर मिसमैच है। आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो आपने रीफाइनेंसिंग करनी है उसके अंदर इनएडिक्वेसी है, मींस आपके पास रिसोर्सेज कम है और रीफाइनेंसिंग की नीड्स जो है वो ज्यादा है। तो सारी बात है, जब फंड्स नहीं है तो आप रीफाइनेंसिंग नहीं कर सकेंगे, आपके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज होगी आपके पास। सो अवेलेबल रिसोर्सेज इन टर्म, अब हम इन दोनों की बात करेंगे, लिक्विडिटी शॉर्ट आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज पे और रीफाइनेंसिंग नीड्स पे। तो ये दो हमारे मेजर कंसर्न है इस चैप्टर के कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और हमें रीफाइनेंसिंग जो है वो कितनी चाहिए होगी। सो अवेलेबल रिसोर्सेज in turn depends on the difference between the firm's income and total payment to investors. अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं आपके पास जो फर्म की इनकम आ रही है
और उसके बाद जो आप इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर को हम कौन सी पेमेंट कर रहे होते हैं? सबसे पहले इनकम हमारे पास कहाँ से आएगी? हमारे पास जो है वो हमने सेल्स की, रेवेन्यू आई हमारे पास, हमने एक्सपेंसेस वगैरह को डिडक्ट किया और नेट इनकम या अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आ गई हमारे पास, नेट इनकम जो है। अब इन्वेस्टर्स को हमने कौन कौन सी पेमेंट करनी है? उसमें आपके पे आउट्स हैं, लाइक पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, जो आप डिविडेंड वगैरह पे करते हैं, आप शेयर रीपरचेजेस करते हैं, आप डेट की रीपेमेंट्स करते हैं, आप इंटरेस्ट को पे ऑफ करते हैं। तो ये आप अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करें। इन्वेस्टर्स हमारे पास डेट होल्डर्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं, ये हम सबको पता है। तो उनकी डिफरेंट पेमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। आप उनके ऊपर इनकम भी पे करते हैं, लाइक डेट पे इंटरेस्ट पे किया, प्रेफर्ड स्टॉक पे प्रेफर्ड डिविडेंड पे किया, कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड पे किया, और फिर डेट की भी रीपेमेंट करनी पड़ती है आपको जो है। तो ये रीपेमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। तो एक साइड पे आपके पास इनकम आ गई और दूसरी साइड पे आपके पास पेमेंट टू इन्वेस्टर्स आ गई। तो ये अवेलेबल। सो अब इनकम, सपोज हमारे पास इनकम हुई है 1 मिलियन के, जो नेट इनकम है, और उसमें से 7 लाख जो है वो आपकी इन्वेस्टर्स को पेमेंट चली गई। तो आपके पास बाकी रिसोर्सेज कितने रह गए? वो आपके पास 3 लाख रह गए। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो 1 मिलियन है, बल्कि आपके पास 3 लाख रिसोर्सेज जो है वो रिमेनिंग है। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल, firms that generate a decent income but contract substantial short-term liabilities may experience a liquidity shortage. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसको जो नेट इनकम है वो बड़ी हैंडसम नेट इनकम आती है, बड़ी डिसेंट नेट इनकम आती है उसके पास, लेकिन फिर भी उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब वो कैश की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं होती? या हम कहते हैं उसके पास रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज उसके पास क्यों कम होते हैं? उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है हमारे पास कि आपके पास जो है वो आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? कि आपने शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन वो सपोज आपने 3 मंथ का लोन लिया है, 6 मंथ का लोन लिया है, तो आपको 3 मंथ या 6 मंथ के बाद उसकी जो है वो रीपेमेंट करनी है। जब रीपेमेंट करनी पड़ेगी तो इसके बावजूद कि आपकी इनकम बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपके पास जो है वो फंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, आपके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी। A key feature of a firm's capital structure is therefore the impact of its composition on the sequencing of payment to investors. इसी वजह से जब हम बार बार बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, हमने लास्ट चैप्टर्स में भी इसके ऊपर बात की थी, सेकंड चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर पे, कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसके ऊपर जैसे हमने कुछ डिस्कशन की थी। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन ये ख्याल रखती हैं, इस चीज़ को कंसीडर करती हैं कि आपकी जो इन्वेस्टर्स को पेमेंट्स होनी है उसका सीक्वेंस क्या होगा। मीन्स आपने उसकी कंपोजिशन इस तरह से करनी है कि फ्यूचर में जाके आप जो है वो अपने लिक्विडिटी शॉर्टेज से बच सकें। क्योंकि अगर जो है वो आपने बहुत सारे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म डेट डाल दिया हुआ है, तो आपके लिए लिक्विडिटी शॉर्टेज आएगी। या फॉर एग्जांपल, आपने डेट इकट्ठा किया और वो सारे का सारा डेट जो है वो किसी एक ईयर में जाके एक्सपायर हो रहा है, कि मेच्योरिटी एक ईयर में पूरी हो गई है, तो उससे क्या होगा? उस ईयर में अब आप इतना कैश कहाँ से लेके आएंगे? शायद आपको उस ईयर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आपके पास कैश शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस वजह से जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो आपने जो इन्वेस्टर्स को पेमेंट करनी है उसके सीक्वेंस को जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो कंसिडर करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? द शॉर्ट टर्म डेट, क्योंकि अगर आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट रखा हुआ है तो, और ज़्यादा रखा हुआ है, तो उसका आपको लॉस क्या हो सकता है? उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? द शॉर्ट टर्म डेट, by forcing the firm to disgorge cash and putable securities, to disgorge cash and putable securities by allowing their holders to accelerate payments if certain conveniences are violated, exacerbates liquidity problems. कि सबसे पहले तो जो आपका शॉर्ट टर्म डेट होता है, शॉर्ट टर्म डेट में आपकी जो
वो शॉर्ट टर्म डेट है तो वो आपकी कैश डिसबर्समेंट ज़्यादा होती है। डिस्गॉर्ज का मतलब है कैश पेमेंट्स, ये आपकी कैश पोजीशन को एम्प्टी कर देता है, ये आपके कैश को ख़त्म कर देता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट होता है आपको कैश पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसी तरह से पुटेबल सिक्योरिटीज़ के लिए भी यही कहा जाए। पुटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? पुटेबल सिक्योरिटीज़ आर द अपोजिट ऑफ कॉलेबल सिक्योरिटीज़। हमने कॉलेबल हमने कॉलेबल डेट की बात की थी, हमने कॉलेबल बॉन्ड्स की बात की थी। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जब बॉन्ड्स को इशू करती है तो वो क्या करती है कि वो उनके अंदर एक फीचर रख देती है जिसको कॉलेबल फीचर कहा जाता है, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे, फॉर एग्जांपल आपने 10 ईयर्स के लिए सिक्योरिटीज को इशू किया, सॉरी 20 ईयर्स के लिए आपने सिक्योरिटीज को इशू किया, बॉन्ड्स को इशू कर दिया 20 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि उसकी मेच्योरिटी 20 ईयर्स है और 20 ईयर्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन उसको वापस लेगी। लेकिन उसके साथ आपने उसमें एक कॉलेबल फीचर रख दी। अब कॉलेबल फीचर का मतलब क्या है? कॉलेबल फीचर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब चाहे आफ्टर 10 ईयर्स, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो अपनी उन सिक्योरिटीज को वापस जो है वो ले सकती है, उनको रिकॉल कर सकती है। फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के बाद कंपनी के पास कैश था तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को उसकी कॉल दे दी कि जी ये सिक्योरिटीज हमें वापस कर दीजिए, वो एक प्राइस पहले से डिसाइड कर दी जाती है कि जी इस प्राइस पे जो है वो हम आपको वापस दे सकते हैं आपसे सिक्योरिटी, और वो प्राइस जो होती है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो ये कॉल फीचर होती है, और इसमें आई गेस आप लोग थोड़ा सा इसमें आपको इंफॉर्मेशन होगी भी, हमने भी इसको पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये कॉल फीचर रखी जाती है बॉन्ड्स वगैरह में। सर ये रिपीट कीजिएगा, कॉल फीचर की नहीं समझ आ रही सर, नहीं अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये कॉलेबल बॉन्ड है, कॉल या इस बॉन्ड के अंदर कॉलेबल बॉन्ड है, या इसके अंदर कॉलेबल ऑप्शन मौजूद है या कॉल की ऑप्शन मौजूद है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उस बॉन्ड की जो लाइफ है वो 20 ईयर्स है, तो इसका मतलब उसकी मेच्योरिटी लाइफ 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स के लिए बॉन्ड इशू किया गया है। उसके साथ कंपनी ने कॉल फीचर रख दी है आफ्टर 10 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 10 ईयर्स के बाद किसी भी टाइम पे चाहे, 10 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक, क्योंकि जब 10 ईयर्स गुजर गए उस बॉन्ड के तो पीछे 10 ईयर्स रह गए उसकी लाइफ के, तो उन आखिरी 10 साल में मतलब 10 ईयर्स के बाद से लेकर 20 ईयर्स तक जो 10 ईयर्स हैं उसके दरमियान में जब भी कंपनी चाहे उन बॉन्ड्स को वापस ले सकती है और उनकी पेमेंट कर सकती है। अब किस पेमेंट पे उनको वापस लिया जाएगा वो पहले से उस कॉल फीचर के साथ मेंशन कर दिया जाता है, और वो प्राइस जो होती है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू है ₹1000, तो वो आपने 1100 रख दिया, आपने कहा जी कि हम 10 ईयर्स के बाद जब कंपनी चाहेगी इसको 1100 पे वापस ले लेगी। इसको हम कहते हैं कॉलेबल फीचर, कि इस बॉन्ड के अंदर कॉल ऑप्शन जो है वो रखी गई है। ये क्लियर होगी? कॉलेबल ऑप्शन क्लियर होगी सबको? यस सर, ठीक है, इसके आपसे मुझे अब ये होती है कॉल फीचर। सर जी जी सर इसे हम रिडीमेबल भी कह सकते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। नहीं, वो रिडीमेबल या इरिडीमेबल का मतलब होता है कि वो वापस लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। तो बॉन्ड ने वापस तो होना ही होता है, उसकी लाइफ तो होती है, अनलेस अनटिल वो जो है वो आपके पास कोई इन्फिनिटी के लिए इशू ना किया जाए, जो मोस्टली नहीं होता। इसको हम जो है वो कॉल फीचर ही कहते हैं। ये एक, अगर जिस बॉन्ड में ये कॉल ऑप्शन होती है उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो कॉलेबल बॉन्ड है। उसके अब हमने कॉलेबल सिक्योरिटीज को डिस्कस कर लिया कि ये कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी चाहे तो उन बॉन्ड्स को वापस ले सकती है। अब जो पुटेबल बॉन्ड्स हैं या पुटेबल सिक्योरिटीज हैं, ये कॉलेबल के अपोजिट होती हैं। इनके अपोजिट होने का मतलब क्या है? इनके अपोजिट होने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन होती है
कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो जब चाहे, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो जब चाहे उन सिक्योरिटीज को कंपनी को वापस कर सकते हैं। और अगेन वो प्राइस जो है वो पहले से जो है वो डिटरमिन की जाती है, और उस प्राइस के ऊपर जो है वो अगर बॉन्ड होल्डर चाहे तो वो उसको जो है वो वापस कर सकता है कंपनी को। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये जो पुटेबल बॉन्ड है, और पुटेबल बॉन्ड के अंदर जो है वो वही फीचर है कि जी 10 इयर्स के बाद अगर जो बॉन्ड होल्डर होगा उस टाइम पे वो चाहे 10 इयर्स के बाद तो 1000 उसकी फेस वैल्यू है, तो 1050 पे जो है वो चाहे तो वो उस सिक्योरिटी को कंपनी को वापस रीसेल कर सकता है। इसको हम कहते हैं पुटेबल। तो हम एक्चुअली बात कर रहे थे कि आपका कैश किन चीज़ों से कम होता है, आपकी लिक्विडिटी शॉर्टेज किस वजह से आती है। तो एक हमने कहा शॉर्ट टर्म डेट की वजह से आती है कि शॉर्ट टर्म डेट की वजह से कैश पे करना पड़ता है, तो आपका कैश कम हो जाता है, लिक्विडिटी शॉर्टेज हो सकती है। उसके साथ साथ ये पुटेबल सिक्योरिटी की वजह से भी होती है, आपको पता नहीं चलता और किसी टाइम पे आपको आके मतलब आपके 10 साल हो चुके हुए, आपने पुटेबल सिक्योरिटीज इशू की हुई थी, इन्वेस्टर्स आ गए कि जी ये हमसे इतने बॉन्ड्स वापस ले लें, तो आपको कैश देना पड़ेगा और आपके पास कैश शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। So putable securities by allowing their holders to accelerate payments if certain conveniences are violated, exacerbate liquidity problem। तो इस पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म डेट होता है और जो पुटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, चूंकि इसकी वजह से आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है, और ये पुटेबल सिक्योरिटीज में वो बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए रखी जाती है बॉन्ड में कि अगर कुछ कंडीशंस को वायोलेट किया जाता है कंपनी की तरफ से, बॉन्ड इशू करते हुए जिन कंडीशंस को लिखा गया था, अगर उन किसी कंडीशंस को वायोलेट किया जाता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज वापस कर दें। तो उस सूरत में कंपनी को फिर पेमेंट करनी पड़ेगी कैश की, और लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, कैश शॉर्टेज ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म डेट से और इक्विटी से क्या होता है, अगर आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म डेट रखा हुआ है या इक्विटी रखी हुई है, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। बाय लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी गिव द फर्म मोर ब्रीदिंग रूम as do preferred stock, a form of debt whose payments can be postponed in time। तो लॉन्ग टर्म डेट का और इक्विटी का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको फौरी तौर पे रीपेमेंट्स वगैरह नहीं करनी होती, और आप जो है वो अगर चाहें तो इवन उनके ऊपर जो पेमेंट वगैरह आपने करनी होती है इन्वेस्टर्स को, वो भी जो है आप किसी उनको डिले कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से भी आपका जो है वो कोई इशू आता है, आपको कोई मसला आता है, तो आप जो है वो अपनी पेमेंट्स को रोक के इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म डेट की, प्रेफर्ड स्टॉक की या कॉमन स्टॉक की, आप उस कैश को यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट में ये बेनिफिट होता है कि आपकी अगर लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है, प्रेफर्ड स्टॉक ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी शॉर्टेज के चांसेस कम होते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है, पुटेबल सिक्योरिटीज ज़्यादा है, तो फिर आपके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो बिसाइड्स लायबिलिटीज एंड पे आउट्स, the potential for liquidity shortages also depends on income and its availability। तो हम बात कर रहे थे एक तो इनकम की और दूसरी पेमेंट टू इन्वेस्टर्स की। तो हमने पेमेंट टू इन्वेस्टर्स को तो डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट टर्म डेट और पुटेबल सिक्योरिटीज का मसला क्या हो सकता है, और लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी और प्रेफर्ड स्टॉक का बेनिफिट क्या हो सकता है। अब दूसरा एलिमेंट इसके अंदर जो है लिक्विडिटी शॉर्टेज का, वो है इनकम का और उसकी अवेलेबिलिटी का। तो अब हम इनकम और अवेलेबिलिटी को बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पेमेंट टू इन्वेस्टर्स, a liquidity shortage is quite predictable for those firms such as R&D startups that do not generate income for a while after the inception। आप सपोज आपकी पेमेंट इन्वेस्टर्स नहीं है या बहुत कम है, या भी वो नहीं आ रही पेमेंट इन्वेस्टर्स, लेकिन उसके बावजूद लिक्विडिटी शॉर्टेज हो सकती है। क्यों शॉर्टेज हो सकती है? कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल स्टेजेस पे आपके पास कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है R&D स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फर्म्स हैं
रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फर्म्स होती हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फर्म्स होती हैं, उसके अंदर जो है आपके स्टार्टिंग पे जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा कैश जो है वो नहीं आता आपके पास। तो इवन अगर आप, और इस तरह की दूसरी फर्म्स भी कुछ होती हैं जिनके अंदर स्टार्टिंग फेजेज में आपके पास इतना ज़्यादा कैश नहीं आता। तो अगर इस तरह का कोई केस है कि आपके पास स्टार्टिंग पे कैश नहीं आ रहा, तो भी जो है वो आपको लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो इट मीन कि अगर इनकम अवेलेबिलिटी कम हो तो भी लिक्विडिटी शॉर्टेज आ जाएगी, अगर पेमेंट टू इन्वेस्टर्स ज़्यादा हो तो भी शॉर्टेज आ जाएगी। अब ये जो इनकम अवेलेबिलिटी है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हमने बात की कि जी पेमेंट टू इन्वेस्टर्स में आप शॉर्ट टर्म की बजाय आप ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म डेट पे, प्रेफर्ड स्टॉक पे और इक्विटी पे चले जाएं तो पेमेंट टू इन्वेस्टर्स कम हो सकती हैं। इसी तरह से अब हम ये सेकंड वाले की भी बात करेंगे कि अगर जो है वो आपके पास इनकम कम है तो वहाँ पे हमारे पास क्या चांस है, हम कैसे उसको जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। इनकम अवेलेबिलिटी ऑल्सो इनकम अवेलेबिलिटी income availability जी income availability also depends on income variability। जो इनकम की अवेलेबिलिटी है वो आपकी इनकम की वेरिएबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है वो अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो आपकी इनकम अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होगी। तो अगर आपकी इनकम कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी आपकी इनकम जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो फिर आपके लिए प्रेडिक्शन करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपकी स्टेबल इनकम नहीं है। तो इनकम, सर एक क्वेश्चन प्लीज। जी जी सर इसमें सर अभी जो हो गया सर क्लियर। ओके। सेकेंड पॉइंट जो हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे कि द इनकम अवेलेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन इनकम वेरिएबिलिटी, कि ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम कम ना हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम नहीं आ रही, आपके पास इनकम आ रही है लेकिन उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कभी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी इनकम जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब है आपकी इनकम की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इनकम में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से भी आपकी इनकम की वेरिएबिलिटी इफेक्ट होती है, विच इन टर्न can be decreased or increased by diversification choices and by corporate risk management। तो अगर ऐसा केस हो कि आपकी इनकम वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, तो आप इनकम अवेलेबिलिटी से कैसे बच सकते हैं कि आपको इनकम अवेलेबल रहे। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप अपनी कॉर्पोरेट की डाइवर्सिफिकेशन चॉइसेस को यूज़ करते हैं। मीन्स आप डिफरेंट बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस को ऑप्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस पे जाते हैं, डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं। जो भी डाइवर्सिफिकेशन के टूल्स हैं हमारे पास, उनको यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप डिफरेंट टूल्स पे जो रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं उस पे जाते हैं और इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि आपकी जो इनकम में वेरिएशंस हैं, कभी इनकम बहुत ज़्यादा होगी, कभी इनकम कम होगी, तो उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जा सके, इनकम में आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सके, ताकि अगर आपकी इनकम स्टेबल होगी तो आपकी इनकम अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और लिक्विडिटी शॉर्टेज के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अनसरप्राइजिंगली the liquidity planning is central to the practice of corporate finance and consumes a large fraction of chief financial officers CFO's time। और इसी वजह से जो है जो लिक्विडिटी प्लानिंग होती है वो एक जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसका एक सेंट्रल एलिमेंट है, क्रिटिकल एलिमेंट है। और जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके जो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो इसी चीज़ पे कंज्यूम हो रहा होता है कि आपने अपनी लिक्विडिटी प्लानिंग कैसे करनी है कि आप अपनी लिक्विडिटी शॉर्टेज से बच सकें, आप अपनी लिक्विडिटी शॉक से बच सकें, कैसे जो है वो आप अपनी इनकम को स्टेबलाइज करेंगे, इनकम अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाएंगे, और कैसे जो है वो आप अपनी पेमेंट टू इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करेंगे
ताकि फ्यूचर में आपको कैश शॉर्टेज या लिक्विडिटी शॉर्टेज फेस ना करनी पड़े, क्योंकि उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो सकती है, उसकी वजह से इवन आपके बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि इस चैप्टर के बेसिकली डिफरेंट जो मेजर कंसर्न है, इसका जो मेजर पॉइंट है वो क्या है। तो हमने ये सारी लिक्विडिटी पॉइंट्स को डिस्कस किया, इनकम अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया, हमने रीफाइनेंसिंग नीड्स के ऊपर बात की, हमने पेमेंट टू इन्वेस्टर्स की बात की, हमने शॉर्ट टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट की बात की, हमने डाइवर्सिफिकेशन चॉइसेस की क्यों डिस्कस किया, क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमने कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट अपने कंसेप्ट को जो है वो बेस्ड बनाएंगे।